Sharma from Senstar Senior Secondary School, Badaur. Today we are going to discuss on correct form. आज का हमारा टॉपिक है करेक्ट फॉर्म। हमने प्रेजेंट जो सिंपल है उसकी करेक्ट फॉर्म के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम जो नेक्स्ट अगला हमारा जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, उसी का दूसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। इस टेंस को प्रोग्रेसिव के नाम से भी जाना जाता है। इस टेंस में ऐसे एक्शन, ऐसे वर्क इंक्लूड होते हैं जो कंटिन्यू जारी रहते हैं। तो जो भी कार्य कंटिन्यू जारी रहेगा प्रोग्रेस तो करेगा ही, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है प्रोग्रेसिव। इसको प्रोग्रेसिव के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस है उसकी एडवर्ब्स के बारे में जानेंगे कि इसकी एडवर्ब्स क्या होती है, इसकी इंग्लिश जो पहचान है वो क्या होती है। तो स्टूडेंट्स इसकी एडवर्ब्स होती है नाउ ए डेज, at this time, at this moment, at present, this evening या morning, these days, at present, for your, today, etc. तो देखिएगा प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस है उसकी एडवर्ब से उसकी अंग्रेजी पहचान होती है नाउ ए डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग, दीज डेज, एट प्रेजेंट, फॉर यूर, टुडे, etc। ये इसकी होती है एडवर्ब्स इंग्लिश पहचान होती है कि हम सेंटेंस में हमें क्या पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है। तो इसके लिए हमें ये जो वर्ड्स है इनको ध्यान में रखना होगा। इनके द्वारा हम ये जान पाएंगे कि हमारा टेंस है वो कौन सा है। आगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस रूल्स। तो देखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उसकी हेल्पिंग वर्ब, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये जानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब्स होती क्या है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्प वर्ब यानी वो जो क्रिया की मदद करे, जो वर्ब की हेल्प करे वो कहलाती है हेल्पिंग वर्ब। अब काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में अंतर नहीं जान पाते। जैसे एक एग्जांपल है आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। तो इसमें एम है वो क्या है, यहाँ पे एम है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। एम है वो बी क्रिया का रूप है और ये वर्ब है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब होती है जो वर्ब की मदद करे। तो आई सब्जेक्ट हो गया, ए टीचर ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो देखो एक सेंटेंस है वो बिना हेल्पिंग वर्ब के हो सकता है, लेकिन वर्ब के बगैर एक सेंटेंस नहीं होता है। तो दूसरा जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो यहाँ पे जो एम है वो है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये किसकी हेल्प कर रही है, टीच है वो वर्ब है, उसकी हेल्प कर रही है। तो यहाँ पे ये है हेल्पिंग वर्ब। तो स्टूडेंट्स ये हमने जाना है कि हेल्पिंग वर्ब्स है वो क्या होती है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट जो प्रोग्रेसिव टेंस है उसकी
इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। एकमात्र ये ही टेंस के प्रकार में ऐसा है जिसकी हेल्पिंग वर्ब तीन होती है, बाकी किसी में 2 मिलेगी, किसी में 1 मिलेगी। अब इसका कारण क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब 3 लेने का मतलब क्या है? यहाँ पे इज, एम, आर का अर्थ निकाला है अर्थ निकाला हिंदी के वाक्य में, जैसे वह पढ़ रहा है, वे खेल रहे हैं, वे खाना खा रहे हैं, हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। लेकिन आई के साथ में, आई का मतलब था मैं के साथ में है का अर्थ नहीं निकला। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ रहा है, ये इनकरेक्ट वाक्य है, गलत है, बोलने में उच्चारण की दृष्टि से गलत है। एक में कहूंगी भी मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, तो हूं के अर्थ के लिए हेल्पिंग वर्ब एम का यूज लेना पड़ा। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है 3, इज, एम और आर। तो इज का यूज कहां पे होता है? इज का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? ही, सी, इट, नेम, इनके साथ में यूज होगा इज का। एम का यूज हमेशा आई के साथ में हमेशा यूज होगा एम का। आर का यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। अब प्लूरल सब्जेक्ट में कौन सा बच गई? वी, यू, दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट में। तो देखो इसका यूज है वो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, ही, सी, इट, नेम के साथ में। एम का जो यूज है वो हमेशा आई के साथ में होता है, और आर हेल्पिंग वर्ब है, उसका यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, वी, यू, दे, या कोई 2 सब्जेक्ट है उनके साथ में। अब ये होगी इसकी हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस में हमेशा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ में आईएनजी का यूज किया जाता है, यानी प्रेजेंट जो कंटीन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस का नाम कहीं पर भी आए, जितने भी कॉन्टिन्यूअस है उनमें सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। अब देखो कॉन्टिन्यूअस कितने हो गए हमारे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो कहने का मतलब 12 में से 6 टाइप ऐसी है जिनमें कॉन्टिन्यूअस का नाम आता है, उनमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होता है, अर्थात वर्ब की चौथी फॉर्म जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं उसका यूज होता है। तो देखो आईएनजी है, ये भी अपने आप में खास है। सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखना कि आईएनजी का प्रयोग हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही होता है। आईएनजी का प्रयोग हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही होता है। अब वर्ब के साथ में आईएनजी है वो कैसे पुटिंग होती है, कैसे लगती है, इसके भी रूल है। काफी बार हम देखते हैं कि भाई अनेक जो हमारे लेटर्स है वो मिस हो जाते हैं, काफी डबल हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? तो आईएनजी के रूल को हमें समझना होगा कि आईएनजी का जो रूल है वो क्या है। तो आईएनजी के रूल में हम सबसे पहले जानेंगे कि जैसे कोई वर्ब है और वो वर्ब का जो लास्ट लेटर है अर्थात वो वर्ब्स का एंड है वो ई से होता है। यदि कोई वर्ब है उसका एंड ई से होता है, जैसे मैक, डांस, ये मैंने 2 वर्ब लिखी है मैक और डांस। तो कहने का मतलब कोई वर्ड है या कोई वर्ब है और उसका लास्ट लेटर ई है या वो ई से एंड होती है, तो जब हम आईएनजी लगाते हैं तो उस ई को हम हटा देंगे, उस ई को हम हटा देंगे। जैसे इसके आईएनजी का यूज करना तो हम लिखेंगे MAKING, अर्थात हमें ई का यूज है वो नहीं करते हैं। जैसे डांस के साथ में DANCING। तो जो भी वर्ब्स है उनके अंत में ई आए तो आईएनजी लगाते समय हम ई को हटा देंगे। नेक्स्ट आईएनजी का रूल है, यदि कोई वर्ब है उसका एंड आई ई से होता है, उसका एंड आई ई से होता है
दो लेटर है आई और ई। यदि कोई वर्ब है उसका एंड यदि आई ई से हो तो आई ई की को रिप्लेस करके हम आई ई की जगह इसको रिप्लेस करके यहाँ पे हम लिखेंगे बाई वाई, यानी वाई का यूज करते हैं। आई ई को हम हटा देंगे, इसके स्थान पे वाई लिख देंगे। जैसे ये हमारे पास में हुआ पर डाई, डाई का मतलब होता है मरना, तो इसका एंड हुआ है आई और ई से। तो कहने का मतलब यदि कोई वर्ब है उसका एंड आई ई से होता है तो आई ई के स्थान पे हम लिखेंगे वाई, आई ई को हटा देंगे, ये रिप्लेस कर देंगे, इसकी जगह आ जाए वाई और फिर हम आई एन जी लगा देंगे, तो ये हो गया हमारा डाई। इसके बाद में अगला जो रूल है हमारा आई एन जी का, जैसे कोई वर्ब है उसका एंड यदि किसी कॉन्सोनेंट व्यंजन से हो, समझना इसको ध्यानपूर्वक, यदि कोई वर्ब है उसका एंड किसी कॉन्सोनेंट व्यंजन से हो और उस व्यंजन से पहले कोई एक वोवल साइन, इंग्लिश में वोवल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई एक आई, तो आईएनजी लगाते समय जो हमारा लास्ट कॉन्सोनेंट है उसको हम डबल लिखेंगे। आईएनजी लगाते समय इसको डबल कर देंगे। जैसे ये हमारा अंतिम है वो व्यंजन है, इस व्यंजन से पहले एक आ गया वोवल, स्वर आ गया, तो इसके आईएनजी लगाना है तो सी यू डबल टी आईएनजी। पुट है पी यू डबल टी आईएनजी। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है, उनको ध्यान में रखना। इसके अपवाद है डब्ल्यू एक्स वाई, ये इसके अपवाद है। ये आने पर ये नियम है, ये रूल है, वो लागू नहीं होगा। जैसे थ्रो, इसका लास्ट जो लेटर है वो है डब्ल्यू, कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले एक ओ वोवल भी आ गया, लेकिन फिर भी कभी डब्ल्यू है वो डबल नहीं होता है, क्योंकि ये इसके अपवाद एक्सेप्शन है डब्ल्यू एक्स वाई, ये आने पर ये नियम वो लागू नहीं होगा, तो इसके डायरेक्टली हम लगाएंगे आईएनजी थ्रोइंग। जैसे हमारा नेक्स्ट वर्ब है प्ले, अब इसका अंतिम जो लेटर है वाई वो कॉन्सोनेंट है, इससे पहले ए वो एक वोवल्स है, लेकिन फिर भी वाई डबल नहीं होता है। इसका कारण क्या है कि ये इसका एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी एल ए वाई आई एन जी, प्ले। जैसे रीड, अब रीड में न तो डब्ल्यू एक्स वाई है लेकिन फिर भी डी डबल नहीं होता है। देखो डी है वो कॉन्सोनेंट है और ए वो स्वर है, लेकिन फिर भी डबल नहीं हुआ क्योंकि इससे पहले कितने वोवल्स आ गए? दो, तो दो वोवल्स आने के ऊपर ये नियम लागू नहीं होता है, ये केवल नियम लागू होगा सिंगल आने पे ये नियम लागू होगा। इसके बाद में एक रूल है कि यदि कोई वर्ब है उसका एंड एल से होता है, एल से, उसका एंड एल से होता है, जैसे टी आर ए वी ई एल, ट्रेवल, और उससे पहले अगर कोई ये आ जाए तो एल को डबल लिखते हैं, एल को डबल लिखा जाता है, ये हमारा आईएनजी का रूल। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग है वो किया जाता है। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं वो परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हम उनका आंसर है वो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मिस्टर ए के शर्मा ब्लेम्स टीच इंग्लिश एट प्रेजेंट, मिस्टर ए के शर्मा है वो वर्तमान में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। तो देखो लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि करेक्ट फॉर्म जब भी हम फिलअप करते हैं तो सबसे पहले हम उस सेंटेंस की एडवर्ब्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि एडवर्ब्स ही हमारे पास में एक ऐसा हथियार है
जिसके द्वारा हम जान पाते हैं कि वो टेंस कौन सा है। तो इसमें एडवर्ब्स हमारी एट प्रेजेंट, ऊपर मैंने लिख रखा है एट प्रेजेंट। तो एट प्रेजेंट से हमें ये पता चल गया कि टेंस है वो हमारा कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब केवल हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में ही सोचेंगे। तो देखो प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस है उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होता है। तो ये हमारा सेंटेंस कैसा है, सिंपल है। सिंपल सेंटेंस की पहचान मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अंत में फुल स्टॉप होगा, इसके साथ में नोट का यूज नहीं होता है। तो मिस्टर ए.के. शर्मा ये सिंगुलर है, एक वचन है। तो सिंगुलर के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे, इज का। तो मिस्टर ए.के. शर्मा इज। ब्रैकेट में हमें वर्ब देते हैं, वर्ब हमारी टीच। तो जो टीच है इसके साथ में हमें आईएनजी जोड़ना है। तो आईएनजी के रूल्स को देख लो, कोई फॉलो हो रहा तो न तो इसका अंतिम अक्षर ई है, न आई ई है, न कोई कॉन्सोनेंट से पहले वोवल्स है, तो इसके डायरेक्टली आईएनजी जोड़ देंगे। तो मिस्टर ए.के. शर्मा इज टीचिंग इंग्लिश एट प्रेजेंट। ये वर्तमान में मिस्टर ए.के. शर्मा है वो अंग्रेजी पढ़ा रहा है। अगला वाक्य जैसे हम करेंगे कि ब्लैंक्स मोहन लर्न इंग्लिश नाउ ए डेज। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें इंट्रोगेटिव मार्क आ गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले, एक HV से प्रारंभ होने वाले। जो HV से प्रारंभ होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं, उनमें पहले ब्लैंक्स आएगा और WH वाले में WH वर्ड आएगा। तो सबसे पहले हम इसकी एडवर्ब्स देखेंगे। तो इसकी एडवर्ब्स है नाउ ए डेज। इससे हमें ये पता चल गया कि हमारा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारा सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो मोहन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, सिंगुलर है। तो इज मोहन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जोड़ दो, लर्निंग। इज मोहन लर्निंग इंग्लिश नाउ ए डेज। आगे देखो एक प्रेजेंट कंटीन्यूअस की एक और विशेषता है कि इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आने पर चाहे एडवर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उनकी कभी आईएनजी का यूज नहीं होता है, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही माने जाते हैं। वो वर्ड्स कौन से हैं, जो हम अपनी ज्ञानेंद्रिय जो होती है उनके द्वारा, जैसे किसी चीज को टेस्ट करना, ये हमारी ज्ञानेंद्रिय में आता है। तो टेस्ट, किसी चीज को स्मेल करना, उसको सूंघना, कानों से सूंघना, हियर। उसके बाद में हमारी जो फीलिंग्स होती है जैसे लव, हेट। इसके अलावा ऐसे अनेक वर्ड्स है जैसे होप है, रिमेंबर है। ये आने पर इनके साथ में कभी भी आईएनजी का यूज नहीं होता है। जो फीलिंग्स वर्ड्स है, जो हम माइंड से जिनको एक्सप्रेस करते हैं, माइंड से हम थिंकिंग करते हैं। इसके बाद में हमें अपने मूड के ऊपर जैसे किसी से करना, हेट करना, लव करना, या अपनी जो ज्ञानेंद्रिय होती है जैसे किसी चीज का टेस्ट लेना, किसी चीज को सुनना, किसी चीज को सूंघना। तो ऐसे जो वर्ड्स है ये आने के ऊपर कभी भी इनके साथ में आईएनजी का यूज नहीं होता है। एक जो जिरंड का नाम सुना, ये भी काफी बार क्या होता है कि सेंटेंस है उसमें अगर वर्ब आ गई और वर्ब के बाद में इंटरजेक्शन का यूज हुआ है, वर्ब के बाद में इंटरजेक्शन का यूज हुआ है, तो ध्यान में रखना उसमें हमेशा प्रेजेंट कंटीन्यूअस की ही कंडीशन लागू होगी। जैसे लुक समवन, खालिस्तान, ट्राई, टू ओपन गेट, कि देखो कोई गेट खोलने की
कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे देखो रूल्स क्या लागू होगा कि यदि हमारा सेंटेंस कोई वर्ब से बिगिन होता है, वर्ब से प्रारंभ होता है और उस वर्ब के बाद में यदि इंटरजेक्शन मार्क लगा हो तो हमेशा उसमें प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस है उसकी ही कंडीशन लागू होगी। इसके अलावा अगर हमारा सेंटेंस जैसे मान लो कि ब्लैंक्स आ गया और इसके तुरंत बाद में वर्ब दे रखी है तो उनमें भी आईएनजी का ही यूज किया जाता है। तो ये हमारा था आज का टॉपिक।